नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। देहरादून में एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत, कमरे में अचेत अवस्था में मिला शव का कराया गया पोस्टमार्टम। उत्तरकाशी में आवासीय भवन में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, जान माल का नहीं हुआ कोई नुकसान। हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण पर चला निगम का बुलडोजर, 2 से 3 एकड़ जमीन से हटाया अतिक्रमण, नगर आयुक्त का बयान, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। विकासनगर में सीजन की पहली बर्फबारी, काश्तकारों और व्यवसायियों के खिले चेहरे, पर्यटकों के खिले चेहरे। उत्तरकाशी में हुई साल की दूसरी बर्फबारी, काश्तकारों के खिले चेहरे, सूखी ठंड से निजात मिलने की संभावना। रामनगर में वन विभाग तराई पश्चिमी ने अवैध खनन के खिलाफ की कार्रवाई, 200 वाहनों को किया जब्त, 3 करोड़ से ज्यादा की रकम की वसूल। भारतीय किसान यूनियन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आड़तियों को बकाया लौटाने की कही बात, बोले किसानों का आड़तियों पर महीनों से है बकाया। रुड़की विकास प्राधिकरण की नई पहल, हरिद्वार में बनाया जाएगा ओल्ड एज होम, सर्किट गेस्ट हाउस बनाने का भी लिया फैसला। रुड़की में दुकानदारों ने ठेकेदारों पर लगाए अवैध वसूली के आरोप, पैसे न देने पर अभद्र व्यवहार की भी कही बात, ठेकेदारों के खिलाफ किया जमकर हंगामा। देहरादून में नगर निगम का डस्टबिन फ्री अभियान, डोर टू डोर की सेवाएं जल्द होंगी शुरू, जल्द ही पूरा होगा लक्ष्य। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में समान नागरिकता संहिता लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि वह आगामी बजट सत्र के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसौदे को विधानसभा में पेश कर कानून को प्रदेश में लागू कर देंगे। यूसीसी के लिए गठित समिति कल अपना ड्राफ्ट थामी सरकार को सौंपेगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन किया। राजधानी देहरादून के महानगर को टिहरी लोकसभा का चुनाव कार्यालय बनाया गया, तो वहीं हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा के लिए भी वर्चुअल रूप से कार्यालय का उद्घाटन दुष्यंत गौतम ने किया। इस अवसर पर बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि जिस भी कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी मिली है वो पूरी निष्ठा के साथ उस जिम्मेदारी को निभाए और आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रत्येक लोकसभा चुनाव को भारी मतों से विजयी बनाने में अपना पूरा योगदान दे। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड की जनता लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटें जीतकर पीएम मोदी के हाथों एक बार फिर मजबूत करेगी। आज उत्तराखंड प्रदेश का प्राथमिकता पर 5 लोकसभाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा उद्घाटन किया गया है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी और सभी स्थानों पर जो हमने प्रभारी बनाए हैं, संयोजक बनाए हैं, सह संयोजक और विस्तारक और वहाँ के विधायक और वगैरह सारे उपस्थित थे। आज हम चुनाव का बिगुल अपने उत्तराखंड में बज चुका है। 2025 तक कोई न कोई योजना, अपने विभाग की ऐसी योजना जो राज्य को समर्पित हो, जन को समर्पित हो, जनता को समर्पित हो, वो एक नई योजना धरातल पर उतारने के लिए अभी से काम शुरू कर दें। और उसके लिए हम बैठक भी करेंगे जल्दी कि वैसे सभी विभाग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं
लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप सबके बीच में आया हूं तो आपको ये पुनः स्मरण करवा दूं कि एक योजना हमको हमारे जितने भी विभाग हैं, अर्थ विभाग है, हमारा नियोजन विभाग है, फर्म, सोसाइटी, चिट्स फंड, सभी को कि कुछ न कुछ नया करके दिखाना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर बजट को लेकर पोस्ट किया। सीएम धामी ने लिखा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भारतवासियों के लिए एक गतिशील और विकासोन्मुखी बजट पेश किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वर्ष 2047 तक भारत को आर्थिक महाशक्ति के साथ ही विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में यह अंतरिम बजट नई गति प्रदान करेगा। ज्ञानवापी प्रकरण पर वाराणसी की जिला न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला आया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में पूजा करने का अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने पूजा की अनुमति देते हुए जिला प्रशासन को 7 दिनों के अंदर पूजा अर्चना की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद हिंदुओं और साधु संतों में खुशी की लहर है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार के साधु संतों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और मिठाई खिलाकर अपनी खुशी को जाहिर किया है। इस दौरान साधु संतों ने कहा कि ज्ञानवापी हिंदुओं का धर्मस्थल है। सर्वे में यह सिद्ध हो चुका है। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार देने का फैसला कोर्ट ने दिया है। इस पर वो बेहद उत्साहित हैं। ज्ञानवापी मामले में जो हम हिंदू पक्षकार थे, जो हम हिंदू है, हमारी जीत हुई है और अदालत ने ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ करने की परमिशन दी है। इसके लिए हम माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं और जो आपने फैसला दिया है वो स्वागत योग्य है। मैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से आपका स्वागत करता हूं, आपके फैसले का स्वागत करता हूं और ये भी कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर इनको जो है पूजा पाठ करने दिया जाए। कई दशकों बाद, मुझे लगता है कई पीढ़ियों बाद, काशी विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो भगवान विश्वनाथ जी विराजमान है, उस व्यास तहखाने में सनातनियों को, हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया है कोर्ट में, वाराणसी कोर्ट ने। मुझे लगता है कि यह हमारी पहली जीत है, यह हमारी पहली जीत है। मैं बहुत वर्षों से कहता हुआ आ रहा हूं कि काशी विश्वनाथ मंदिर हमारे आराध्य भगवान शिव ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर है। आज वो सिद्ध हुआ। बहुत ही हर्ष और आनंदित करने वाला फैसला है। मैं बहुत ही आनंदित हूँ। हिंदू समाज के हक में ये निर्णय आया है और वहाँ पर ज्ञानवापी एक हिंदू मंदिर है। हिंदू समाज बहुत ही धैर्यपूर्वक इस निर्णय की प्रतीक्षा में था और मैं पक्षकारों को भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पूरा संत समाज हर्षित है, गौरवान्वित है कि भगवान काशी विश्वनाथ की नगरी में जिस प्रकार से आतताइयों ने हमारे अनेकों मंदिरों को तोड़ा, कुछ मंदिरों की मांग हिंदू समाज करता आ रहा है, उसमें ये ऐतिहासिक फैसला सब बधाई के पात्र है। उत्तराखंड को पहली महिला मुख्य सचिव मिल गई है। सीएम धामी ने 1988 बैच की आईपीएस अफसर राधा रतूड़ी पर भरोसा जताते हुए उन्हें मुख्य सचिव की कुर्सी सौंपी है। दर्जाधारी राज्य मंत्री मधु भट्ट ने उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनने पर आईएएस राधा रतूड़ी को बधाई दी और कहा कि वो इसके लिए पूरी मातृशक्ति को बधाई और शुभकामनाएं देती हैं। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी जी बन गई हैं। उसके लिए मैं पूरी जो अपनी मातृशक्ति है उनकी शुभकामनाएं उनको देती हूं। साथ ही मैं आभार व्यक्त करती हूं माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि जिन्होंने एक महिला आईएएस ऑफिसर को मुख्य सचिव इस समय जो है बनाया, उन पर विश्वास व्यक्त किया। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है, जिसके चलते रुड़की में बीजेपी कार्यालय पर रिंकू प्रधान और उनके सैकड़ों समर्थकों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रिंकू प्रधान और उनके समर्थकों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। इस अवसर पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये बीजेपी की कल्याणकारी
और पारदर्शी नीतियों का ही परिणाम है कि आज दूसरी पार्टी के नेता बीजेपी को अपना रहे हैं। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने सदस्यता अभियान तेजी से शुरू कर दिया है। इसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता विभिन्न दलों के नेताओं को बीजेपी में शामिल कर रहे हैं। वहीं इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए पार्टी की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर संपर्क प्रवास का कार्यक्रम करती है और हमारे यहाँ निरंतर विभिन्न दलों से अपने पार्टी के विचार से एक अपने को जोड़ने के लिए पार्टी की विचारधारा को आत्मसात करते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। उनका स्वागत और अभिनंदन है। आने वाले समय में भी उत्तराखंड राज्य में काफ़ी संख्या में विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। लगातार संपर्क में हैं। हमारा ये कार्यक्रम निरंतर चलने वाला है। उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। यहाँ केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक विशाल दल के रूप में स्थापित है, जिसका बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र, मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर एक वृद्ध कार्यकर्ताओं का एक दल है। हमारे कार्यकर्ता निरंतर संपर्क और प्रवास करते हैं। प्रदेश की और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। बीजेपी ने चुनावी प्लान बनाया है। राज्य सरकार के नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर चर्चा की गई, जिससे कांग्रेस के लिए एक चुनौती बढ़ती नजर आई। वहीं कांग्रेस बीजेपी का केंद्र बिंदु नारी शक्ति बनी हुई है। वहीं कांग्रेस को नई रणनीति इस दौरान तय करनी होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं का, नारियों का, बहनों का, माताओं का हमेशा सम्मान किया है और उनको सशक्तिकरण करने का काम किया है, उनको संरक्षण देने का काम किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और अपने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत नारियों को सम्मान देने का काम कर रहे हैं, उनको सशक्तिकरण, उनका संरक्षण करने। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। इस दौरान सुरेश जोशी ने यूसीसी का विरोध कर रहे विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो उत्तराखंड का हित नहीं चाहते। यूसीसी लागू होने के बाद प्रदेश में सभी धर्म और वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिए जाएंगे। इसके साथ ही बहुत जल्द प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू करने की भी बात कही। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों को भारी बहुमत से जीतेंगे। उत्तराखंड के अंदर निवास करने वाले, चाहे वो किसी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म के लोग हों, उन सबको इक्वल राइट से मिलेंगे। तो विरोध तो वो लोग करेंगे जो, मैंने इस बार पे एक बात पहले भी कही थी कि वो लोग विरोध करेंगे जो उत्तराखंड का हित नहीं चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई और लोग हों। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। प्रदेश में राजधानी देहरादून, मसूरी, हरिद्वार, विकासनगर समेत कई जिलों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी देखी गई। वहीं बारिश और बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तस्वीरें हरिद्वार, विकासनगर, केदारनाथ, मसूरी, देहरादून और टिहरी से सामने है। हरिद्वार में देर शाम हो रही बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं हरिद्वार में ठंड भी बढ़ गई है, जिसको लेकर तापमान में भी भारी गिरावट आई है। आज हरिद्वार के देहात क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से जहां किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीर भी खड़ी होती दिखाई दे रही है, जिससे किसानों का साफ तौर पर कहना है कि फसलों को आज भारी ओलावृष्टि से नुकसान भी हुआ है। इसको लेकर हरिद्वार प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है और कहीं न कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी फसलों की निरीक्षण कर रहा है। हालांकि अभी भी हरिद्वार में बारिश जारी है, लेकिन मौसम विभाग के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी वो कहीं न कहीं आज साबित होती सच दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन के साथ में विकास करे, जनता टीवी, हरिद्वार। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल दी है। बता दें कि कई जगहों पर बारिश के चलते तापमान लुढ़क गया। वहीं उच्च हिमालय क्षेत्र में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है।
मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कुमाऊं कमिश्नर ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। फॉल में हमारा बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा तो सड़क बंद होने का ही रहता है। और क्योंकि आजकल जो प्रेडिक्शन से बहुत एक्यूरेट होती हैं कब बर्फ पड़ेगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो स्नो कटिंग के लिए, रोड ओपनिंग के लिए सामान चाहिए, कई बार तो इसमें जेसीबीज भी काम कर जाती हैं, कई बार नमक भी छिड़कना पड़ता है, कुछ ऐसे विशेष उपकरण जिनकी सहायता लेनी पड़ती है। दूसरा, जो बिजली के तार हैं इनके आसपास स्लॉपिंग नहीं होने पे, बर्फ पड़ने पे पेड़ों की टहनियाँ गिरती हैं और लाइट भी बाधित होती है, उसको लेके भी एक ऑर्डर है। नमस्कार, स्वागत है जनता टीवी पर और मैं हूं आपके साथ संजय प्रसाद। हल्द्वानी में बड़े दिनों से जिस चीज़ का इंतजार था वो कल रात जाके पूरी हो पाई है। जी हाँ, बरसात का लगातार पिछले एक हफ्ते से जो बादलों की अठेलियाँ यहाँ चल रही थी, कभी कोहरा कभी बादल, तो वो इंतजार आज ख़त्म हुआ है। और कल रात से जो यहाँ एक बारिश शुरू हुई है उससे कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ली है। और ख़ासकर किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों में खासा उत्साह इस बारिश को लेके है कि उनकी फसल जो थी वो सूखने की कगार पर आ गई थी, लेकिन ये बारिश जो है वो अमृत बनकर बरसी है। और ख़ासकर ये पहाड़ों की तस्वीरें मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। हल्द्वानी के नज़दीक ये पहाड़ हैं और किस तरह एक बरसात के मौसम में जिस तरीके से कोहरा छाया रहता है वही कोहरा आज है। और बरसात में जो है पेड़ पौधों को और पूरी प्रकृति को एक आनंद से सरोबार किया है। और ख़ासकर बात की जाए यहाँ के मौसम की, तो मौसम में अभी बहरहाल ठंडक बनी हुई है और बारिश होने से ये ठंडक में इजाफा हुआ है। हालांकि कोहरा अभी थोड़ी छटा है, लेकिन लगातार कल रात से जो है वो यहाँ बरसात है, काफ़ी हल्की बरसात है, लेकिन बरसात अभी लगातार यहाँ हो रही है। और आने वाले समय में मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी की जो चेतावनी है वो भी दिखाई दे रही है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। गंगोत्री नेशनल पार्क में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोजेक्ट के तहत सिक्योर हिमालय के अंतर्गत यह केंद्र की 4 करोड़ 87 लाख की लागत से तैयार होगा। शासन ने इसके लिए वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। वहीं इस पर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड वन बाहुल्य क्षेत्र है, सरकार के इस फैसले का हम समर्थन करते हैं। देखिए, उत्तराखंड वनों से आच्छादित प्रदेश है और हम पूरे देश के जो है ग्रीन बोनस के हकदार हैं। हम तो लंबे समय से कहते रहे कि इस राज्य को उसका हक मिलना चाहिए, ग्राम पंचायतों को मजबूत किया जाना चाहिए। यहाँ पर सेंचुरीज पहले से हैं, अब तेंदुआ संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। सरकार को बनाने हैं तो बनाए, लेकिन जो लोगों की सुरक्षा है वो किस तरीके से सुनिश्चित होगी, क्योंकि जो वन्य जीव और मानव संघर्ष रोकने के उपाय हैं उनको करने में सरकार अभी तक विफल साबित हुई है। अभी आपने देखा कि पौड़ी के रिपनी खाल ब्लॉक में लगभग 1 महीने तक पिछले साल कर्फ्यू रहा। देहरादून में ही आपने देखा जिस तरीके से 4 साल की बालिका की अभी बाघ के हमले में मौत हुई है, उससे पहले 6 महीने पहले भी सैंसपुर में एक 4 साल के बालक को जो है मां के सामने से बाघ उठा के ले गया था। तो आप तेंदुआ संरक्षित क्षेत्र बनाएं, लेकिन सुरक्षा के जो पैरामीटर हैं उसमें कोई कोताही ना बरतें। इसके लिए केंद्र और राज्य से जो बजट मिलता है वो प्रॉपर रूप से खर्च होना चाहिए। हल्द्वानी नगर निगम ने करीब 6 एकड़ से ज्यादा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर लिया है। आपको बता दें कि हल्द्वानी के अलग अलग हिस्सों में नजुल की जमीन पर लंबे समय से अतिक्रमण चल रहा है। सबसे पहले मालिक के बगीचे में नगर निगम ने बुलडोजर चलाया था। उसके बाद करीब 2.5 से 3 एकड़ जमीन में नजाकत खान के बगीचे में बुलडोजर चला और उसके बाद जैन फैक्ट्री में नगर निगम का बुलडोजर चला। तुरंत कार्रवाई हुई, उसमें लगभग 3 दिन लग गया था। उसके बाद ये टनकपुर रोड पर जो कार्रवाई हुई वो भी 1 दिन में ही हो गई थी। आज की कार्रवाई लगभग 1 दिन में हो जा रही है। लगभग 6 एकड़ से अधिक की ज़मीन पर अभी तक नगर निगम ने अपना कब्जा प्राप्त कर लिया है। उन सबका सार्वजनिक हितों में, नगर निगम के हितों में, जनता के हितों में उपयोग किया जाएगा। और इस ज़मीन पर हम जो जैन फैक्ट्री वाली ज़मीन है इस पर हम तत्काल रूप से नगर निगम गाड़ियों की पार्किंग बना रहे हैं ताकि हमारी गाड़ियाँ सुरक्षित रह सकें। और यहाँ पर आप देखेंगे, अभी आप लोगों ने फोटोग्राफी भी करी होगी, बड़े पैमाने पर कूड़े का ढेर लगाया गया है। इसको डंपिंग यार्ड जैसा बना दिया गया है। इसको भी मैं अगले 2-3 दिनों में साफ़ करा दूंगा और प्रयास करूंगा कि जो इसकी ज़मीनों की मैं पुनः पैमाइश कराऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़मीनें यहाँ कम हैं
और इसमें कुछ अतिरिक्त ज़मीन हमें आसपास जो खाली पड़ी होगी उसको कब्जे में प्राप्त करेंगे। जहाँ निर्माण हो गया उसमें देखेंगे कि वैधानिक कार्रवाई किस प्रकार की जा सकती है। ये अभी कुछ और जमीनों पर भी ऑपरेशन होने वाला है आपका? हमने अपने नगर निगम के अधिकारियों को कहा है कि वो शहर का सर्वे करें और जहाँ पर भी विधिक रूप से अभिलेखों का परीक्षण करें और जहाँ पर भी विधिक रूप से कब्जा लेने की स्थिति प्राप्त होती है उसकी रिपोर्ट प्राप्त करेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। भले ही उत्तराखंड सरकार परिवारवाद को खत्म करने के लिए प्रयास करती दिखाई दे रही है, लेकिन बाजपुर नगर निगम में परिवारवाद के साथ साथ भ्रष्टाचार को जमकर बढ़ावा देने का आरोप लगाया जा रहा है। जहां नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पर नियमों को ताक पर रखते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारी को पुनः नियुक्ति देने, तो वहीं उसी कर्मचारी के पुत्र को भी बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के आउटसोर्स से नियुक्त किए जाने का आरोप लगाए गए हैं। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद कर्मचारियों को नियुक्त करने की बात की है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, लेकिन धामी सरकार में अधिकारी हैं कि सरकार की छवि पर दाग लगाने का काम कर रहे हैं। मामला उधम सिंह नगर के बाजपुर की नगर पालिका का है, जहां नगर पालिका में वरिष्ठ लिपिक पद कैलाश चंद्र जोशी कार्यरत है, जो कि 30 सितंबर 2023 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिन्हें नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार दास ने आउटसोर्स पर नियुक्त कर दिया। वहीं कैलाश चंद्र जोशी के पुत्र विवेक जोशी को भी इसी नगर पालिका में आउटसोर्स से तैनात किया गया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक निजी अखबार के संपादक हिमांशु नेगी ने नगर पालिका से दोनों कर्मचारियों की सूचना मांगी। वहीं नगर पालिका से सूचना मिलने के बाद हिमांशु नेगी ने मामले को लेकर शहरी विकास विभाग को शिकायती पत्र भेजा, जिसमें शहरी विकास विभाग के अधिकारियों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनः नियुक्त किए जाने को नियमों को खिलाफ बताया। शहरी विकास विभाग से पत्र मिलने के बाद हिमांशु नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नगर पालिका के अधिकारियों पर मिली भगत के चलते सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके पुत्र को आउटसोर्सिंग से नियुक्त किए जाने का आरोप लगाया। सबसे पहले तो बता दूं, पिछले 5 सालों से नगर पालिका के जो भ्रष्टाचार कर रही है नगर पालिका, उसके खिलाफ मैं निरंतर प्रयासरत हूँ और काफी हद तक मैं इनके जो भ्रष्टाचार है वो मेरे सामने हैं, इनको उजागर बहुत जल्दी करूंगा। पूर्व में भी जिसमें करता हुआ आया हूँ। ऐसे मामला एक अब सामने आया मेरे कि जैसे रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं नगर पालिका में, उनकी नियुक्ति किसी भी शासन में नहीं है कि उसी पद पे दोबारा नियुक्ति हो या नगर पालिका में दोबारा नियुक्ति हो। तो उसी विषय को लेकर मैंने 14/11/2023 को नगर पालिका बाजपुर से 4 बिंदु सूचना मांगी थी, जिसमें इनके भ्रष्टाचार खुल के नगर पालिका ने मुझे दिनांक 12/12/2023 को 5 बिंदुओं की सूचना उपलब्ध कराई थी, जिसमें कैलाश चंद्र जोशी जो पिछले काफी वर्षों से नगर पालिका वाच में लिपिक पद पर कार्यरत थे, वो दिनांक 30/9/2023 को रिटायर हो चुके थे। उसके बाद ही 30/9/2023 को ही कैलाश चंद्र जोशी को पुनः नियुक्ति दे दी गई नगर पालिका में, और उनके बेटे कैलाश विवेक जोशी को भी भारी सोच से दिखाया गया। ये एक भ्रष्टाचार है। नगर पालिका बाजपुर इस समय भ्रष्टाचार का अड्डा बनी पड़ी है कि दादा लाए पोता खाए। नगर पालिका में सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके पुत्र को आउटसोर्स से तैनात किए जाने के मामले में जब नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार दास से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि नगर पालिका में वरिष्ठ लिपिक के पद पर कर्मचारी नहीं होने के चलते सहयोग के लिए कैलाश चंद्र जोशी को कुछ महीनों के लिए आउटसोर्स पर रखा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैलाश चंद्र जोशी के पुत्र विवेक जोशी को भी नगर पालिका में आउटसोर्स पर तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित व्यक्ति को नगर पालिका की ओर से आउटसोर्स से तैनात किया जा रहा है। ऐसे में किसी भी तरह के परिवारवाद को नगर पालिका बढ़ावा नहीं दे रही है। ये हमारे एक वरिष्ठ लिपिक थे, वो रिटायर हो गए हैं, तो चूंकि अकाउंट्स का काम सारा वही देखते थे और हमारे पास वर्तमान में कोई अकाउंट्स का क्लर्क है नहीं, तो हमने उनको सहयोग के लिए उनको तो अगले कुछ हफ्तों अगले कुछ महीनों के लिए आउटसोर्स कर रखा। कोई पुनर्नियुक्ति वाले जैसी मामला नहीं है। हमने केवल ठेकेदार के माध्यम से कुछ समय के लिए जो हमारा अभी कर्मचारी हैं यहाँ, उनके थोड़ा सा ट्रेनिंग के लिए उनको रखा है, और सारी वो जो है ठेकेदारी प्रथा पर है, कोई नियुक्ति जैसा कोई मसला नहीं ना। वो तो पहले से ही आउटसोर्स पे हैं, बहुत देसी कर्मी के रूप में वो तैनात है यहाँ, और पहले से ही वो सहयोग के लिए हमने रखे हुए हैं।
ऐसा है एक ही इसी मामले में उनके वो चूंकि पहले से काम कर रहे थे वो, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि परिवार से ही लिया है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब विधानसभा चुनाव से पूर्व परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देने वाली बीजेपी सरकार से नाराज होकर कई नेताओं ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था, तो भाई किस आधार पर नगर पालिका के अधिकारी परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और आखिर किसके आदेश पर सेवानिवृत्त कर्मचारी को आउटसोर्स पर तैनात किया गया है। अब देखने की बात ये है कि आखिर नगर पालिका पर परिवारवाद को बढ़ावा देने और नियमों का उल्लंघन करने के लग रहे आरोपों की उच्च अधिकारी कब तक जांच करेंगे और धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस के वादे को कैसे सही साबित करेंगे। जनता टीवी के लिए बाजपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।